मोहसिन बेग साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तानी मीडिया का भी और इंटरनेशनली भी। और थिंक टैंक्स जो है वो बैठकर जो सोच रहे होते हैं। और अब लेटेस्ट ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें सब सोशल मीडिया आ जाता है, इसने सब कुछ उलट कर रख दिया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मार्का हक से उसकी सेलिब्रेशन के हवाले से कुछ कहिए, और फिर उसके बाद जिस तरीके से ये सब चेंजेस आ रही है एकदम से, और इसमें पाकिस्तान का किरदार, मीडिया का किरदार क्या हो सकता है, उसमें भी आप कुछ बताइएगा। पाकिस्तान की जो पोजीशन है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना कंडक्ट इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से लेके चले हैं, हमारी जो आज की क़यादत है उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ही सोच समझ के इंटरनेशनली सारा जो इंडिया का बयानिया था और हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान के मुखालिफ गुफ्ते हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट, वो सब गलत हो गया विद इन 1 ईयर। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारी कोशिशें हैं, कौम की दुआएं आप कह लीजिए। तो उसमें आज के दौर में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है कि आप देखिए कि इस रीजन में हमने अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में जो सालिसी का किरदार अदा किया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। और जो 48-47 ईयर से एक दूसरे के मुखालिफ और इतने ज़्यादा मुखालिफ, हमने उनको एक टेबल पे इस्लामाबाद में बिठाया। चीज़ें इतनी लंबी अगर लिस्ट हो तो कुछ चीजें सेटल होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन हो रही हैं। आप देखिएगा, मेरे ख्याल में विद इन डे और 2 वो चीजें भी सेटल हो जाएंगी, और जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट। तो हम ये जहां तक बात है आपकी सोशल मीडिया एंड मीडिया, देखिए ड्यूरिंग द वॉर मैं भी बहुत से चैनल्स पे था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की इंडिया मुखालिफ, हम बिल्कुल ट्रू पिक्चर पेश कर रहे थे। और जब इंडिया के मीडिया चैनल्स ने, आपने देखा होगा वो जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, हालांकि मैं बहुत अरसे से इंडियन मीडिया से इंटरेक्ट करता हूं, मैं उनके चैनल्स पे भी बहुत जाता रहा, लेकिन ये जो कंडक्ट था उनका, उसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया के सामने उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। आज भी वो जिस तरीके से इंडियन मीडिया हैंडल कर रहा है अपने आप को, वो उनकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। और मीडिया में अगर क्रेडिबिलिटी ना हो देन उस ना खबर का फायदा होता है ना उस तबसरे का फायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ा है, और अल्लाह ताला आगे इसी तरह पाकिस्तान को रखे। काबिल एहतराम मोहसिन बेग साहब, आपने साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब का भी दौर देखा, उस दौर में भी पाकिस्तान ने अपने मसल दिखाए थे और अभिनंदन का त्यारा गिराया था। यानी कि साबित तो आपने फिर बाजवा साहब के दौर में भी ये साबित किया था। फिर फितना भारत ने आपके साथ शरारत की और आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका संदूर बर्बाद कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप तो दोनों अदवार देख चुके हैं, अभिनंदन का भी देख चुके हैं और मौजूदा दोनों सूरतों में आपकी अस्करी क़यादत ने किया। क्या फ़र्क है अस्करी और सियासी क़यादत में उस वक़्त और मौजूदा क़यादत में? ज़रा कंपैरिजन तो करें मोहसिन बेग साहब। देखिए, अस्करी क़यादत प्रोफेशनली पाकिस्तान इट्स अ 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और बड़ी सारी दुनिया मानती है कि हमारी अस्करी क़यादत बहुत प्रोफेशनल है। जहां तक बात है सियासी क़यादत की, तो नेचुरली सियासी क़यादत और अवाम अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ही कोई मार्का हक जो है वो लड़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी आर्मी ने जिस तरीके से, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से कंडक्ट किया, वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल अब दी जाती है, और पूरी दुनिया में उससे पहले उसकी मिसाल नहीं थी। तो जहां तक बात है सियासी क़यादत की, नेचुरली देखिए वो सपोर्ट जो अवाम की है और सियासी क़यादत की है वो हमेशा अस्करी क़यादत के साथ रही है, और डिसीजन जो है अस्करी क़यादत का उस हिस्से में वो उन्हीं के हक में जाता है जब वो डिसीजन करते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। तो नेचुरली सियासी का इस दफा भी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से रात को 2:30 बजे परमिशन ली अटैक करने की, जवाब देने की, जो कि उनको परमिशन मिली और पूरी कौम उनके साथ थी। मोहसिन बेग साहब, इसी के रिलेटेड एक और बात करता जाऊंगा। फिजा, एक छोटा सा सवाल की इजाजत दे दीजिएगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूं मोहसिन बेग साहब से, जो उन्होंने बात कंपाइल की, मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन मोहसिन बेग साहब आपकी इस्लामाबाद में बहुत ग्रिप है, खबर भी आपके पास होती है। मेरे और फिजा के प्रोग्राम में आज ज़रा मेहरबानी करके एक गॉसिप बता दीजिए, आसफ जरदारी की गॉसिप इस्लामाबाद में ज़्यादा चल रही है या इससे बड़ी खबर कोई और है आपके पास? काइंडली मोहसिन बेग साहब।
बट साहब वो जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से खबर चल रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए जब आप अस्करी क़यादत, सिविलियन क़यादत, उसमें अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात नहीं है और ना होने चाहिए थे। और ये जो सोशल मीडिया पे गपशप है जरदारी साहब के हवाले से, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये समझ रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं वो 28वीं तरमीम भी अभी टेबल पे नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। लिहाजा जरदारी साहब बिल्कुल प्रेसिडेंट मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे अनटिल के उनकी अपनी मर्जी हो। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामाबाद एंड पिंडी एक्सीलेंट है। चले ये तो क्लियर हो गया। बट साहब आपकी जो तशनीगी बाकी रह गई थी वो तो बे साहब ने क्लियर कर दी है। सर अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमें एक डिप्लोमेसी के तौर पे हमारे किरदार को एक बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी से हटके हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है। और इंडिया हमेशा से उसकी ये कोशिश है कि हमें डिटेल करता रहे हमारे इमेज को, और खास तौर पर इकोनॉमिकली। लेकिन अभी सीपैक का एक बहुत बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, तो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बेहतरी आने जा रही है सीपैक के हवाले से? ये चाइनीज जो आज बड़ा डेलीगेशन आएगा वो क्या खुशखबरियां लेकर आएगा? बिकॉज बहुत ज्यादा महंगाई में आवाम उसकी चक्की में पिस रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने फिजा। बेसिकली तो पाकिस्तान को इस वक्त कोई और चैलेंज नहीं है सिवाय इकोनॉमिक्स के, और जो बिजनेस कम्युनिटी है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आपने हैवी टैक्सेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेसमैन भाग के दुबई चले गए, वहां भी उन बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया। तो मकसद ये है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये टाइम पाकिस्तान को कभी फिर नहीं मिलेगा। इसको आपने कैश करवाना है, इसको आपने जो है वो इंटरेक्ट करना है बिजनेस कम्युनिटी को, लोकल और इंटरनेशनली, ताकि लोग आए, अपना सरमाया जो बाकी जगहों पे सेफ नहीं रहा वो पाकिस्तान में सेफ हो सकता है। लेकिन आपने एक ऐसा माहौल पॉलिसी वाइज देना है जिसमें लोग देखें, इतनी हैवी टैक्सेशन में लोग सरमाया नहीं लगाते, और वही वजह हुई कि आपकी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी वो यहाँ से चली गई। तो हमें थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। ये मुल्क 2-3 साल में टर्न अराउंड करके एक शानदार इकोनॉमी और एक शानदार बिजनेस के तौर पर उभर सकता है। लेकिन पॉलिसीज का जब आप नाम लें तो हमारी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो कहते हैं IMF। तो बेसिक IMF ऐसा नहीं करती कि वो, ठीक है उनके कोई मोटिव्स होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि होते हैं इंटरनेशनली कि हमारे इकोनॉमी वाइज वीक रखा जाए, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, लोकल बिजनेसमैनों को रिलीफ दिया जाए, इकोनॉमी पे जोर दिया जाए। चाइना क्या दुनिया आपके यहाँ आ सकती है अगर आप पॉलिसीज अच्छी रखें और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फेयर प्ले का ग्राउंड दें, तो आपका बिजनेस चल सकता है। मोहसिन बेग साहब फिजा बात कर रहे हैं जो आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं जब से बड़ी हो रही हूँ मैं यही सुन रही हूँ कि एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आती है, वो गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट आके वो नई पॉलिसीज लेकर आती है। टैक्सेशन सिस्टम इतना ज्यादा है कि आप अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। और फिर आपने वो बात की कि IMF की तरफ हम सब देखते हैं। अभी औरंगजेब साहब अमेरिका में आए हैं, तकरीबन तमाम शराइत मानकर वो चले गए और आवाम को खुशखबरी दे दी है कि मुबारक हो, आपको कर्जे की एक नई किस्त मिल गई है। तो हम तो कर्जा लेके खुश नहीं है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि अपने घर के सर्कल को चलाने के लिए मुझे किसी से कर्जा लेना पड़े और फिर उस कर्जे को लेके मैं खुश भी हूँ और फिर सबको मुबारकबाद भी दूं। फिजा एक लाइटर मोड में मैं आपको बताऊं, मेरे फादर अपने एक दोस्त के बारे में कहते थे कि ये कर्ज को भी इनकम समझ के खर्च करता है। हमारी मिसाल वही है, हम कर्ज लेके बड़े खुश होते हैं और उसको इनकम समझ के खर्च करते हैं। बेसिकली अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि 25-26 करोड़ की कौम है और हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये जो बैंकर हम लाते हैं ना जी, ये अपनी नौकरी पक्की करते हैं। ये औरंगजेब साहब भी आपने ये प्रोग्राम संभाल के रखिएगा, इन्होंने भी जब यहाँ से फारिग होना है, जो कि इंशाल्लाह जल्दी होंगे, ये भी IMF में जाके नौकरी करेंगे। ये लेटे हुए हैं IMF के आगे। और इस तरीके से इतना बड़ा मुल्क आप नहीं चला सकते जब तक आप अवाम को साथ लें और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो अवाम को मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनाए, ना कि IMF की डिक्टेशन लेके बनाए। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक आप ये पॉलिटिकल लोगों को, इकोनॉमिस्ट
को साथ नहीं रखेंगे। ये फाइनेंस वाले जो बैंकर्स हैं, इनसे ये क्या कर सकते हैं? देखिए, टैक्स रेज करना वो आप और मैं भी कर सकता हूं, मेरा ड्राइवर भी कर सकता है। मकसद ये है कि एक ऐसी पॉलिसी दें, जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनकी तो आपने जान ही निकाल दी। यानी कि पहले टैक्स 48 से 58% देन उसके ऊपर सुपर टैक्स, उसके ऊपर एडवांस टैक्स। तो ये कारोबार चलेगा कैसे? कोई शख्स इस मुल्क में कारोबार, अच्छा उसके ऊपर IMF, उसके ऊपर FBR, उसके ऊपर जनाब ये जो बाकी इदारे हैं आपके, वो तो इस तरह बिजनेसमैन को ट्रीट करते हैं जैसे आप खुदा ना खासा डाकू को ट्रीट कर रहे हैं। तो कौन कारोबार करेगा इस मुल्क में? आपको इस बजट के बाद इस टीम से जान छुड़ानी चाहिए जिसमें औरंगजेब साहब लीड कर रहे हैं। इनको कहिए जाइए, आप जहां नौकरी पहले कर रहे थे बाहर वहीं कर लें, और कोई ऐसा नई टीम लाएं जो इस मुल्क में, अभी देखें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, और इनकी औरंगजेब साहब की मर्जी के खिलाफ ये जो रियल स्टेट का गरीबों को लोन देना, रियल स्टेट एक्टिविटीज बढ़ाना, कोई सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। तो आप चलाएंगे इकोनॉमी, थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ी सी एक्टिविटी हो तो बिजनेस जनरेट हो सकता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं मोहसिन बेग साहब, आपने बड़ा फिक्रा क्या कहा है कि बजट के बाद इस टीम से जान छुड़वानी होगी। मैं भी वैसे एग्री हूं, क्योंकि इस वक्त फिजा और मेरी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया हुआ है। सवाल आपकी जो पहले किया था, आधा जवाब आपने दे दिया था। जरदारी साहब वाली बात क्लियर कर चुकी है। मैंने उसके साथ एक छोटी सी शिक भी डाली थी कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी गॉसिप जो है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें वो भी बताएं कि इस वक्त हॉट इशू इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। और साथ साथ काइंडली ये भी फरमा दीजिएगा कि जो इज्जत और स्टेटस हमें बूम मिला है, हमारा स्टेटस दुनिया भर में बड़ा है, इस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए क्या हमें अंदरूनी सियासी इस्तेकाम की अब जरूरत नहीं है? मोहसिन बेग साहब। बट साहब देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो वो उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए, और अभी कुछ कदर बेहतर हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक्स के ऊपर बात आपको करनी है और उसी में रिलीफ देना है। गासिब इस्लामाबाद का यही है कि इस वक्त जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, जो नॉन इलेक्टेड एक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं मार्केट में, गवर्नमेंट में, वो थोड़ा सा अपनी मर्जी और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट। तो ऐसे में वो चल नहीं सकता, क्योंकि ना उनकी कोई फुटिंग है, ना वो इलेक्ट होके आए हैं, ओहदे जरूर मिल गए, वो किस बेस पे मिले वो किसी और प्रोग्राम में बात कर लेंगे। तो मकसद ये है कि अपनी देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके नीचे उसकी टीम है। अगर कल को कोई गवर्नमेंट फेल होती है तो सारा फेल्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हिस्से में जाता है, ना कि एक कोई नॉन इलेक्टेड एक्टर के जिम्मे चला जाता है। उसका तो कुछ नहीं, वो कपड़े झाड़ेगा कहीं और चला जाएगा। तो मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट को जो अपनी मनमर्जी करते हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप, वो उसको कंट्रोल करना है। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी, जैसे फिजा ने कहा, इकोनॉमी वो आपकी नहीं चल रही। लोगों को बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। आपने जैसे कहा पेट्रोल है, कल फिर बढ़ाया, वो ठीक है, इंटरनेशनली आपकी जरूरत होगी, लेकिन कहीं अवाम को रिलीफ भी तो देना है ना जी। कहीं अवाम को थोड़ा सा कंफर्टेबल करेंगे तो अवाम आपको टैक्स भी देंगे, अवाम आपको हर चीज देंगे। और जहां तक बात है कि जी हम पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी वाइज टॉप पे हैं, देखिए नंबर 1 पे बक्सा पहुंचना नो डाउट मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पहुंच जाएं तो सबसे बड़ी मुश्किल बात है उस नंबर 1 पोजीशन को सस्टेन करना। एग्री। उसके लिए हमें कोशिश करनी है एज ए कॉम और एज ए मुल्क।